हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका जीएस की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास में। ठीक है, और ये थ्योरी क्लास जो है वो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जो कि 2025 फैब में होने वाला है। एग्जाम कभी भी हो, सबसे मस्ट होती है उसकी प्रैक्टिस, और वही हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि साहित्य के का सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक, नागसेन, हर्षवर्धन या फिर अकबर। साहित्य क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है कि जब आप किसी टॉपिक पर कुछ लिखते हैं, डीप मीनिंगली, जो जिसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग हो वो आप कंसेप्ट देते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है? साहित्य में आता है। तो साहित्य का सम्राट यानी कि जिस राजा के एक शासन काल में साहित्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला, उसको, वो चीज को, उसको जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 590 एडी को हुआ था। क्लियर। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती था और ये गद्दी पर 606 एडी में, ठीक है, एडी में बैठे थे। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्याकुब्जा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, कानपुर, कन्याकुमारी, झांसी या कन्नौज। ठीक, कन्याकुब्जा को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुब्जा को जाना जाता है कन्नौज के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय पे उसकी राजधानी भी थी, जब हर्षवर्धन राजा था। और हर्षवर्धन कौन से राज्य का राजा था, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कन्नौज क्या रही? कन्नौज उसकी राजधानी रही थी। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? किताब का नाम दे देंगे, लेखक का नाम पूछेंगे। लेखक का नाम दे देंगे, किताब का नाम पूछेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इन जो आपके लेखक हैं, लेखक का ऊपर नाम लिख लो और उससे लिखित किताबें इस तरह से लाइंस बना लो उनके नीचे और वहां उनकी किताबों के नाम लिख लीजिए। ये थोड़ा एनहांसिंग होगा, थोड़ा सा दिखने वाली चीज होगी, अट्रैक्टिव होगी, और आप उसे एक नजर में पढ़ लेंगे। एक नजर में आपने रोज भी पढ़ लिया तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक इजी सी ट्रिक है छोटी छोटी चीजों को याद करने की। ठीक, अगर आप इन्हें रट्टा मार के या पैराग्राफिकली इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप बेहतर है कि इनका फ्लो चार्ट बना लें और उसके अकॉर्डिंगली इनको एक एक बार पढ़ लें। हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन आते हैं विष्णु शर्मा, मयूर भट्ट, बाण भट्ट या सूर्यकांत। ठीक, तो हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाण भट्ट ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ह्वेन सांग किस देश का यात्री था? ह्वेन सांग किस देश का यात्री था? इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये किसके समय में भारत आया था। ठीक है, और इसने भारत में रहकर क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। तो ह्वेन सांग किस देश का यात्री था? ऑप्शन है चीन, जापान, अरब या ब्रिटेन। देखो, अरब और ब्रिटेन का तो होने से रहा, ह्वेन सांग नाम से पता चल रहा है तो जापानी होगा या चीनी होगा, है ना? तो ये दोनों नाम से ही निकल जाते हैं ऑप्शन। तो ह्वेन सांग जो था वो चीन का यात्री था। ठीक है, ये 630 एडी से 645 एडी तक भारत में रहा था। ठीक, किस राजा के समय में आया था? हर्षवर्धन राजा के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है,
और इसने क्या किया था, अपने टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड ये रहा उसमें 15 वर्षों तक ये रहा, उसमें से 18 महीने तक ये नालंदा में इसने महायान शाखा का अध्ययन किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में ही इसने 18 महीनों तक पढ़ाई की थी। 18 महीनों तक पढ़ाई किस चीज की कही थी, महायान शाखा की, महायान शाखा की इसने वहां पर पढ़ाई की थी। यान, महाथान नहीं, महायान। ठीक है, क्लियर है बात। हर्षवर्धन के समय में आया था, 15 वर्षों तक 630 से 645 तक भारत में रहा, 18 महीने तक नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया था। क्लियर है इतनी चीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीयू है ना, नाम ही एक तरह से पुस्तक का ही नाम है ये सीयू। अब इसकी फुल फॉर्म में जानने लग जाना कि क्या है, तो ये सीयू ही पुस्तक का नाम है। और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस पुस्तक में जो है, उन्होंने जो लेखक है, लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, और ये पुस्तक लिखी गई है ह्वेनसांग के द्वारा। ठीक है, समझ, सीयू ही पुस्तक का नाम होगा। ठीक, तो सीयू में ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। ठीक, वो कहाँ कहाँ से यात्रा की, कैसे कैसे यात्रा की, क्या क्या उसमें कठिनाई आई, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे, ये सारी चीजें उसमें उसने एक्सप्लेन की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एफसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं और इनमें एक एक दो दो नंबर के, 1 नंबर का हो गया, 1.5 नंबर का, वो अकॉर्डिंग टू द पेपर होता है। इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, वैसे देखो एमसीक्यू में तो कोई नंबर कटने के चांस ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अगर आपने फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लिया, छोटी छोटी मिस्टेक के चक्कर में आप अपने 1-2 नंबर पूरी तरह से गंवा देते हो। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना फुल फॉर्म्स को। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, यही होता है। फूड कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया नहीं होता है, फूड क्लास ऑफ इंडिया नहीं होता है, फ्रेश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं होता है। इसमें फ्रेश गलत है, इसमें क्लास गलत है, इसमें कॉर्पोरेट गलत है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, एफसीआई की जो स्थापना है 1965 में हुई थी। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन क्या काम करता है? इसका काम होता है कि जो हमारा फूड है, एडाइबल चीजें जो कंपनी है, जो फैक्ट्री बनाती हैं, उनकी टेस्टिंग और उनको अप्रूवल देना। 2 चीजें होती हैं, एक एफसीआई और एक एफएफएसएआई। ठीक है, दोनों ही सेम काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एक टैक्स है ये, है ना। जीएसटी क्या है? एक तरह का टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल सही बात है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही इसका सही आंसर है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, टैक्सेस नहीं होता है, केवल टैक्स होता है। गुड्स एंड सेल्स टैक्स, सेल्स तो कुछ नहीं, इसमें सेल्स का कोई मैटर नहीं है। ग्रेट एंड सर्विस टैक्स, ग्रेट गलत है। तीनों में कुछ ना कुछ गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसके साथ साथ। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि भाई जो जीएसटी किस संशोधन विधेयक से पारित हुआ था, ये संविधान संशोधन था 122वां अमेंडमेंट रहा। उसमें ही, इस अमेंडमेंट के दौरान ये जीएसटी जो है वो विधेयक से ही क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया और कब किया गया? ठीक है, तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था।
कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले? फ्रांस में। कब? 1954 में। फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था, 1954 में लागू हुआ था जीएसटी फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई? ठीक, भारत में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? दिल्ली, असम, बिहार या सिक्किम? ये सिक्किम लिखा हुआ है, सिक्किम इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आता है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुई थी। कहाँ हुई थी? असम में लागू हुई थी। और दूसरी, ये तो असम में तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले, और बिहार में सेकंड। ठीक, बिहार इसमें क्या है? सेकंड है। बात दूसरी बार कहाँ पे लागू हुई? बिहार में लागू हुई। ठीक है, जीएसटी की जो दर है वर्तमान, ठीक, वर्तमान दर क्या है? 4% है। ठीक, अब ये जीएसटी की जो दर होती है वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है भाई, अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग होती है। जैसे अभी तक तो इसकी वर्तमान में 4% चल रही है, फिर 5% होगी किसी प्रोडक्ट पर, किसी पर 12% होगी, है ना। और क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि लग्जरी आइटम्स पर कितने % जीएसटी लगती है, तो लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी चल रही है अभी। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन जीएसटी के दायरे में नहीं है? इस पर गुड्स सर्विस टैक्स नहीं लगता है, वो कौन सी चीजें हैं? शराब, स्टाम्प, पेट्रोलियम पदार्थ या ये सभी? ठीक, अब भाई शराब, स्टैंप और पेट्रोलियम पदार्थ पे अलग टैक्स लगते हैं, जीएसटी नहीं लगती है। जो ये सभी हमारे आंसर सही हैं, इनमें अन्य टैक्स आते हैं, जीएसटी इन पे लागू नहीं होती है। क्लियर है? तीनों पर ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से जीएसटी का प्रकार नहीं है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एमजीएसटी। देखो, जीएसटी के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो पहला प्रकार आ जाता है सीजीएसटी, दूसरा प्रकार आ जाता है एसजीएसटी, और तीसरा प्रकार आ जाता है भाई आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। ये तीन तरह की जीएसटी हमारी बिल्कुल ओके है, और तो हमारा सही आंसर होगा एमजीएसटी। ये जीएसटी के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारी केवल सी, एस और आई जीएसटी होती है, तीन प्रकार की जीएसटी होती है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ठीक, अगर आप लोगों को थोड़ी भी हैबिट है कि आप अपने फ्री टाइम में मूवी देखते हो या कोई भी वेब सीरीज वगैरह होती हैं, जो अच्छी अच्छी जो डॉक्यूमेंट्री होती हैं वो आप देखते हो, तो होप आपने देखी होगी अभी एक हाल फिलहाल महाराजा नाम की एक वेब सीरीज, वो डॉक्यूमेंट्री मैं उसे कहूंगी, उसमें आई थी। तो उसमें एक बहुत महान लेखक का नाम आया था जिनके अंडर वो काम करते हैं, जो उस डॉक्यूमेंट्री में लीड रोल में है। ठीक है, तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी वही हैं। दादा भाई नौरोजी एक बहुत अच्छे लेखक रहे। जो भी व्यक्ति इस तरह की जो अगेंस्ट होता था भारत वाले लोगों के, भारतीयों के, तो उनके अगेंस्ट वो पूरा साफ साफ और खुला खुला लिखते थे। ठीक, और दूसरी चीज, उनके अंदर किसी भी तरह की हेजिटेशन बिल्कुल नहीं थी कि मैं ऐसा लिखूं ना लिखूं। उनकी पत्रिकाएं चलती थी, लोग उनकी पत्रिकाओं को पढ़ते थे, अवेयर होते थे और उनका साथ देते थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी एक बहुत अच्छे लेखक और समाज सेवी माने जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? बजट आप सभी जानते हैं, है ना।
बजट होता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू क्या चल रही है, किस पर कितनी जीएसटी चलेगी, क्या चीजें हैं, किसको किस तरह से कितना रेट बढ़ेगा, क्या होगा, वो सारा हमारा पूरा क्या रहता है, पैसे का मामला, पूरे देश के पैसे का मामला। दो बजट पास होते हैं, एक स्टेट बजट होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा कंट्री का बजट। ठीक, बजट जो पेश किया जाता है वो हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। क्लियर है? बजट को कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करते हैं। और भारत में वर्तमान की जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। नाम याद रखना, ठीक है? कौन है? निर्मला सीतारमन। ये भारत की कौन है? ये भारत की वित्त मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है और कानून मंत्री कौन है? ये जरा कमेंट में मुझे आंसर दे देना इनके तीनों के मुझे आंसर दे देना कि गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है और कानून मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया? ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लो। पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। जिस साल हमारा देश इंडिपेंडेंट हमें हुआ था ऑफिशियली, उसी साल भारत का पहला बजट भी पेश किया गया था। ठीक है, किसने किया? आर के शंख मुखम शेट्टी। आर के शंख मुखम शेट्टी, ठीक है, इन्होंने पहला बजट भारत का पेश किया था और 26 नवंबर 1947 को भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई थी? इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, ठीक, वो आता है मेयो का। सबसे पहले जो सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी वो मेयो ने करवाई थी। ठीक है, फिर दूसरा नाम आता है रिपन का। किसका आता है? रिपन का। तो पहले में सर्वप्रथम जनगणना में नाम में आपका मेयो आंसर बिल्कुल सही है, ये जाएगा, लेकिन मेयो साहब इसमें सफल नहीं हो पाए। ठीक है, मेयो ने जो जनगणना करवाई वो उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद 1881 में रिपन की हम बात कर रहे हैं। 1881 में रिपन जी आए। रिपन ने क्या करवाई? जनगणना करवाई और उन्होंने एक नियम पारित किया कि जनगणना हर 10 वर्ष में की जाए। ठीक है, जनगणना हर 10 वर्ष में की जाए। भारत की सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, 1951 में सबसे पहली जनगणना भारत की इसमें हुई थी। इस बार की जो जनगणना थी वो 2021 में होनी थी, परंतु अब हो रही है 2023-24 में वो जनगणना चल रही है, 21 में होनी थी वैसे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे कम क्षेत्रफल एरिया किसका है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा भाई? वो है उत्तर प्रदेश, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पे का नाम आ जाता है पहले नंबर पे, यूपी आ गए हम। दूसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र का नाम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है बिहार और चौथे नंबर पे आ जाता है जी वेस्ट बंगाल। ठीक है दीदी, वेस्ट बंगाल आता है चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, पहले नंबर पे
अपना उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या में, सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, न्यूनतम। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है हमारा सबसे छोटा राज्य? कौन सा माना जाता है सबसे छोटा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा माना जाता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य कम सबसे न्यूनतम जनसंख्या को किसमें है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम हो गई, सिक्किम से ज्यादा किसमें है? सिक्किम से ज्यादा हो गई मिजोरम में, और मिजोरम से ज्यादा किसमें हो गई? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे कम में पहले नंबर पर सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, और फिर तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात क्या होता है? भारत का लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं कि भाई कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना। मान लो 1000 पुरुष हैं, तो भारत में अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये हमारा लिंग अनुपात कहता है। ठीक है, तो भारत में 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, और ये जो हमारे पास डाटा है ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है कि 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात यानी कि जो बिल्कुल एक जस्टिफाई करता है कि हाँ यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष कम है। ठीक है, तो वो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला आ गया। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला माना जाता है केरल। ठीक है, सबसे ज्यादा तो हमारा किसमें हो गया? केरल में। केरल में जो अनुपात चल रहा है वो चल रहा है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। किसका रिकॉर्ड है ये? केरल का रिकॉर्ड है। ठीक है, केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक, केरल के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है जी? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आ गया? आंध्र प्रदेश, एपी। इसका आंसर केरल है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो अनुपात है वो कहता है कि 993 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, उसके बाद ये सर्वाधिक का हो गया। ठीक, अब बात करते हैं न्यूनतम का। न्यूनतम किस किस में है? तो न्यूनतम में सबसे पहला नाम आ जाता है हरियाणा का, HR शॉर्ट में लिख रही हूँ। हरियाणा में 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, हरियाणा के बाद न्यूनतम में दूसरे नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर आता है JNK। ठीक, JNK में जो रेशो चल रहा है वो है 889 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और तीसरा आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में हमारा रेशो चल रहा है 890 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों का रिकॉर्ड। इसको जरा नोट करते रहना मेरे साथ साथ। ठीक, बोल के बता दिया, लिख के बता दिया, अब नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नाम बता देना कुछ के जो मैंने पूछे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, और साथ में ये क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि ये पता चले कि हाँ आपने पूरी वीडियो देखी, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका और मैं आपको बता दूं कि आप जो है इन क्वेश्चन का आंसर अपने पास पहले नोट कर लें और फिर जब मैं उसका आंसर बताऊं तो उसे टैली कर लें, ठीक है। तो उससे आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो आपको पता चल जाएगा और आपके आंसर और आपकी प्रैक्टिस दोनों अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ आप हमारी सारी वीडियोस के प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए और अपनी तैयारी को पूरी तरह से करते हुए चलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।